वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, फाइनली जितने भी लोग तैयारी करने वाले थे आपका टीआरई 2.0 के लिए दोस्तों, यहाँ पे फाइनली आपका खुशखबरी निकल कर सामने आ गई है। और एक बार फिर आप एक महीने के लिए पूरा जिंदगानी को भूलकर, देश दुनिया को भूलकर अपने पढ़ाई पर, अपने टेबल पर लौट आइए। ठीक है, बहुत ही जल्द आपका परीक्षा हो जाएगा दिसंबर में। आप मात्र एक महीना आप तैयारी कर लीजिए और आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा। आपका आने वाला 60 साल यहाँ पे बदल जाएगा। ठीक है, तो आज सब कुछ देखने वाले हैं जो कि बिहार शिक्षक बहाली हो रही है, होने वाली है, उसमें क्या कुछ आपका रहने वाला है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फाइनल बीपीएससी के द्वारा आपका 69,709 पदों के लिए यहाँ पे शिक्षक बहाली निकाला गया है, जिसमें आपका 6 से लेकर 8 तक, 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 का शिक्षकों का भर्ती होने वाला है। तो एक एक करके ये सारे चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले जैसे ही इस नोटिफिकेशन का आइएगा था, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 27/2023 है, उसमें बाद सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आपका क्लास 7-8 के मास्टर के लिए। ठीक है, इसमें क्या कुछ है कि जो आपका वेतन मिलने वाला है वो 28,000 प्रति मंथ मिलने वाला है। और सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। जो टोटल पद है यहाँ पे 16,140 पद दिया गया है, जिसमें गणित और विज्ञान के 2,275 पद यहाँ पे यूआर के लिए जैसे कि देखिएगा। तो अगर टोटल मिला दीजिएगा तो 5,850 पद जो है वो मैथ और विज्ञान के लिए। सामाजिक विज्ञान के लिए 4,180 पोस्ट दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हिंदी के लिए दिया गया है 1722 से, और इंग्लिश के लिए दिया गया है 2314। ठीक है, तो आशा करता हूं इतना ये सब समझ गए होंगे। इसमें जो अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है दोस्तों, अगर कि आपका इस पे हो जाता है तो लगभग 36 से 37 हजार रुपए आपका पर मंथ बन जाएगा। ठीक, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसमें और कुछ देखेंगे। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे 9th-10th के टीचर के लिए दिया गया है कि जो कुल पद है 18,877 है। तो इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर भी कर दूंगा, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जो 9th-10th का शिक्षक का बेसिक वेतन है वो 28,000 रुपए है। इनका जो सैलरी बनने वाला है 46 से 47,000 रुपए बनने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए इतना सैलरी लेने के लिए। उसके बाद अगर यहाँ पे 9 और 10 के शिक्षक देखिएगा तो स्पेशल विद्यालय के लिए यहाँ पे दिया गया है 270 पद है, जो कि कल्याण विभाग के तरफ से विद्यालयों में होने वाला बहाली है। तो इसके बारे में हम जानकारी नहीं लेंगे, जो आपका ओपन बहाली है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है आपका बीपीएससी के द्वारा कि यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है इसीलिए इस चीजों को कि यहाँ पे अच्छे से आपको समझ विकसित हो सके। यहाँ पे लिखा गया है कि मध्य विद्यालय के अध्यापक के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। मध्य विद्यालय मतलब 6 to 8 यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के, विशेष विद्यालयों में अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। ठीक है, फिर एक यहाँ पे आता है आपका कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए यानी कि स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि ये आपका 9 और यहाँ पे 11th और 12th की बातें हो रही हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब मेन मुद्दा यहाँ पे आता है सीटेट के बारे में। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पे 17/6/2023 में एक पत्रांक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था, 582 पत्रांक था उसका, उसमें लिखा गया था कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 की न्यूनतम प्रावधान अनुसार जो मतलब जनरल कोटि के लोग हैं, अभ्यर्थी है, उनके लिए न्यूनतम जो चाहिए तो वो होगा आपका 60%। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ईबीसी वगैरह के लिए जो चाहिए आपको 55% चाहिए, ये अंक चाहिए। और जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको 50% यहाँ पे मार्क्स चाहिए आपका यहाँ पे सीटेट में। तो अब बात यहाँ पे निकल कर आता है कि जो कि अदर स्टेट से लोग आने वाले हैं, यानी कि जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया, यानी कि अदर स्टेट से जो आने वाले हैं लोग, तो उनका यहाँ पे क्या योगदान रहने वाला है। तो जो भी लोग बाहर से आते हैं बिहार में तो वो तो काउंट होते हैं जनरल में। ठीक है, तो जनरल का यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम आपका 60% योग्यता चाहिए, मतलब मार्क्स चाहिए। तो इसीलिए समझ लीजिए कि अगर कि आपके पास 60% न्यूनतम मार्क्स नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हो सकता है आगे एक दो दिन लेटर में कुछ ऐसा कॉरिजेंडम निकाले और दे तो हो सकता है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के अनुसार एलिजिबल नहीं है लोग, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियर मेंशन कर दिया गया ये चीज को। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो 6 to 8 के लिए दिया गया है कि 6 to 8 में जो बहाली होनी है वो मैथ विज्ञान के लिए होना है और सामाजिक विज्ञान और भाषा के लिए होने वाला है। जो इसका क्वालिफिकेशन है आपका बीएड प्लस डीएलएड चाहिए यहाँ पे।
सॉरी, यहाँ पे अगर बीएड है, बीएड प्लस में आपका ग्रेजुएशन है और यहाँ पे सीटेट पेपर 2 में पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। और एक बनता है यहाँ पे बीटीसी जो किया हुआ है, जिसको बोलते हैं डीएलएड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो डीएलएड जो लोग हैं यहाँ पे बीटीसी या जो डीएलएड है, साथ में आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। सिंपल बात हम समझते हैं, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई आपका परमाणु विज्ञान नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पे आपका कि आखिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे कर दिया गया है, मैं हाईलाइट कर दिया है। क्या बोल रहा है कि 6 से 8 नंबर के आप लैंग्वेज पेपर के मास्टर बनना चाहते हैं तो उसमें आपका जो मतलब पेपर का, जैसे हिंदी हो गए तो हिंदी में आप ग्रेजुएशन में आपका या तो ऑनर्स होना चाहिए वो पेपर हिंदी, या तो आपका सब्सिडी पेपर होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पर ये चीज पढ़ा होना चाहिए, आप उसमें एलिजिबल है। सिंपल बात है। उसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान के लिए कौन लोग एलिजिबल है, तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और वाणिज्य। वाणिज्य मतलब वही कॉमर्स वाले की यहाँ बातें हो रही है। कॉमर्स वाले जो हैं यहाँ पे एसएसटी के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो आपको पढ़ा होना चाहिए। तो इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही हुआ कि जो भी आप अभी स्क्रीन पर आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, इनमें से अगर 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है तो आप 6 to 8 के लिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल है। सिंपल। अगला यहाँ पे दिया गया है कि जो मैथ का मास्टर बनेंगे, यानी कि मैथ और साइंस का जो बनेंगे, उनको ग्रेजुएशन में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका मैथ पढ़ा होना चाहिए या मतलब फिजिक्स होना चाहिए, कोई भी 2 हो, चाहे गणित हो, फिजिक्स हो, इसमें से जो भी बताया इसमें से वो आपको पढ़ा होना चाहिए। ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, आप वहां पे एलिजिबल है। आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ये सब चीज जो दिया गया है, स्पेशल स्कूल जो निकला हुआ है कन्या विद्यालय वगैरह के लिए, उसमें का दिया गया है, ठीक है। तो आगे आते हैं आपका, अब यहाँ पे 9th 10th के लिए यहाँ पे दिया गया है कि 9th 10th का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। 9th का 10th का जो मैथ का कॉम्बिनेशन दिया गया है कि स्नातक स्तर पर आप मैथ के साथ में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री विषय आप पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पे मैथ के लिए एलिजिबल हैं। समझ लीजिए, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, या मैथ फिजिक्स हो गया, फिजिक्स मैथ हो गया, कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री हो गया, यानी कि 2 सब्जेक्ट, ये जो भी मैंने बताया इसमें से 2 सब्जेक्ट अगर आप पढ़े हैं तो मैथ के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। साइंस के लिए याद रखिएगा आप लोग अगर फिजिक्स ऑनर्स से आप किए हैं और मैथ भी आपका सब्सिडी में है तो आप यहाँ पे नहीं बन पाइएगा विज्ञान के मास्टर। विज्ञान के मास्टर के लिए चाहिए जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और यहाँ पे चाहिए रसायन शास्त्र। ये 3 विज्ञान चाहिए, तभी आप विज्ञान के मास्टर बन सकते हैं। आप आशा करता हूं आप लोग इतना चीजें समझ गए होंगे। फिर आता है यहाँ पे एसएसटी के लिए यानी कि सोशल साइंस के टीचर के लिए, जो कि देखिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिनमें से अनिवार्य रूप से एक विषय या तो इतिहास होना चाहिए या तो भूगोल होना चाहिए। याद रखिए, मैं सिंपल भाषा में बताता हूं, अगर कि आपको सोशल साइंस का मास्टर बनना है 9th और 10th में तो एक विषय आपका हिस्ट्री होगा या एक विषय आपका ज्योग्राफी होगा। ये दोनों विषय में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए और जो तीसरा सब्जेक्ट होगा उसमें से कोई भी आपका या तो अर्थशास्त्र हो सकता है या तो यहाँ पे पॉलिटी हो सकता है, राजनीति शास्त्र हो सकता है। ये में से आप तभी जाके यहाँ पे एलिजिबल है सामाजिक विज्ञान के लिए। कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं कोई विश्वविद्यालय में जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री के 3 समय मतलब खंडों में बांट कर पढ़ाई किया जाता है वहां पे। तो जो हमें बताया गया है कि अगर कि आप एंशिएंट हिस्ट्री से किए हुए हैं ग्रेजुएशन तो वो वहां पे आपका इतिहास में वो कंसाइडर होगा, हिस्ट्री में कंसाइडर होगा। समझ गए? आशा करता हूं समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं होगी। बाकी जो सब्जेक्ट है उनका सब्सिडी में या ऑनर्स में वो सब्जेक्ट पेपर पढ़ा होना चाहिए। 3 साल या 2 साल जो भी हो सब्जेक्ट होगा, यानी ऑनर्स होगा तो 3 साल पढ़े होंगे। ठीक, अब आता है आगे बातें क्या होगा। यहाँ पे देखिए पीजीटी के लिए अब सब कुछ दे दिया गया है। पीजीटी में सब कुछ जानता होगा, एक आपका सब्जेक्ट चाहिए होता है, कोई भी स्पेसिफिक हो, या चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, वहां पे आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। मेन जो था 6 to 8 था और 9 to 10 था। ठीक है, अब आते हैं आगे यहाँ पे जैसे कि देखिएगा तो मैं दिखाता हूं, एक और चीज दिखाने वाला था मैं आपको। यहाँ पे
इसका एग्जाम पैटर्न दिखाता हूं कि आखिर आपका एग्जाम जो होने वाले हैं दोस्तों किस तरीका से होने वाले हैं। एग्जाम होने से पहले मैं बता देता हूं कि आपका इसमें एज क्या रहने वाला है। बहुत सारे लोग एज ओवर एज भी हो गए होंगे और बहुत सारे लोग का एज कम होगा, तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और मैंने हाईलाइट कर रखा है कि जो भी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हो उसमें स्टेट के लिए कोई मतलब जरूरी नहीं है कि आप स्टेट पास होना चाहिए। जो आपका एज का क्राइटेरिया रखा गया है 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त तक सारा कुछ यहाँ पे एज का फिलअप हो जाना चाहिए। आपका एज कम से कम 21 साल होना चाहिए। अधिक से अधिक यहाँ पे पुरुष के लिए जनरल के लिए 37 साल, महिला के लिए यहाँ पे 40 साल और ST के लिए यहाँ पे 42 साल चाहिए। समझ गए होंगे। इस एज में कुछ छूट भी दिया गया है, आप देख लीजिए। जो भी इस बार यानी कि स्टेट 2023 जो हुआ है उसमें पास किए हैं पेपर 1 में या पेपर 2 में, तो उन लोगों के लिए 4 साल का एज छूट दिया गया है। जो लोग 1/8/2019 से 1/8/2023 तक की अवधि में ओवर एज हुए हैं, यानी कि 4 साल के लिए इनको एक्सटेंड दिया गया है। 19 से 23 के बीच में जो लोग ओवर एज हुए हैं केवल उनके लिए है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहां से शुरुआत होता है आपका परीक्षा का पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है समान आहारता, जो दिए गए भाषा आहारता यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कि आगे यहाँ पे देखिएगा इसमें आपको क्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ, इतना ये सब झोल झाल करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका 3 भाग होगा। पेपर केवल एक पेपर होगा, एक दिन वनडे एग्जाम होगा। आप लोग याद रखिएगा वनडे एग्जाम है। इसमें 3 भाग हो गए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में आपसे यहाँ पे 30 सवाल पूछे जाएंगे, इसमें 40 सवाल होंगे और ये 80 सवाल होंगे। 30 सवाल जो होंगे आपका इंग्लिश का होगा और हिंदी का होगा। इसमें हिंदी में जो है आपको 22 सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश में जो है आपका यहाँ पे 8 सवाल पूछे जाएंगे। ये जो दोनों होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको 9 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही आपका पेपर आगे जांच होगा। 40 नंबर जो है मार्क्स, ये आपका जनरल पेपर होगा, GS होगा। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग सब पूछे जाएंगे। आशा करता हूं ये समझ गए। 80 नंबर आता है आपका जो है सब्जेक्ट पेपर, यानी कि अगर के 6 to 8 में आपका सब्जेक्ट मैथ और साइंस है तो आपका मैथ और साइंस से पूछा जाएगा। अगर के सोशल साइंस है तो आपसे यहाँ पे सोशल साइंस से सवाल पूछा जाएगा। टोटल सवालों की संख्या होती है 150 और आपका समय मिलेगा 2.5 घंटे का, ठीक है। इसमें से याद रखिएगा, इसमें जो होगा आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अच्छे से अच्छे आपको परफॉर्म करने का। अब बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के आती है कि आपको NCERT पढ़ना चाहिए या SCERT पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्लियर यहाँ पे BPSC के द्वारा बता दिया गया है कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होगी, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहारता के आलोक में होगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन का जो पत्र होगा वो यहाँ पे SCERT से संबंधित होंगे। जो आपका यहाँ पे समान अध्ययन मतलब जो 40 नंबर का बात हो रहा है उसके बारे में बोल रहा है कि उसमें से हम SCERT से सवाल पूछेंगे। और जो आपका सब्जेक्ट पेपर होने वाला है, सब्जेक्ट से बोल रहा है, मैं दोनों में से पूछूंगा। वो SCERT भी हो सकता है और NCERT भी हो सकता है। इसीलिए मैं जो भी आपको अपना नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, वो SCERT और NCERT दोनों प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझ विकसित हो, ठीक है। तो जिनको भी पहले नोट्स चाहिए होगा SCERT NCERT का, ऑलरेडी मैं चैनल पे करा लिया हूं, फिर भी किसी को चाहिए तो दिए गए नंबर पर 9176 यहाँ पे लिख दे रहा हूं 345, इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप करके आप पूरा का पूरा 6 to 10 तक का यहाँ पे नोट्स हमसे ले सकते हैं SCERT और NCERT का। बहुत सारा नोट्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो एक एक करके मैं अच्छे से आपको समझा दिया हूं। उसी तरह करके यहाँ पे सेम सिलेबस रहने वाला है। 9th 10th के लिए अगर यहाँ पे आते हैं तो 9th 10th में भी आपका यही सिनारियो बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भाषा पेपर 1 होगा वो क्वालिफाइंग होगा, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव मार्किंग नहीं होगा। ये सबसे अब बड़ी चीज होता है कि आपका यहाँ पे डेट कब से रखा गया है। तो नीचे आइएगा जैसे ही, तो यहाँ पे आपका देखिए सब कुछ दिया गया है कि फी का शुल्क यहाँ पे 750 रुपए होने वाले हैं। और फिर सबसे नीचे आइएगा तो आपका दिया गया है कि आपका डेट कब से कब तक यहाँ पे होने वाला है। तो जो भी लोग हैं, रजिस्ट्रेशन आपका 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलने वाला है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा यहाँ पे 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी लोग आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है सब कुछ बनवा के रेडी रहें। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 25 तारीख को लास्ट डेट रहने वाला है। इसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होगी, इस खास बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सारा कुछ जो भी था मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।